Hello, myself Dr. Veena from IIMT University from SOS department. Today I have presented here to teach you modern history. जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मौर्य साम्राज्य, गुप्तकालीन साम्राज्य, कुषाण, शक, रामायण, महाभारत, जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, ये सारा एंशिएंट इंडिया का पार्ट है। फिर मिडाइवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पूरा मुस्लिम पीरियड, टर्कीस, खिलजी, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल काल से लेकर लास्ट तक। फिर उसके बाद जब लास्ट मुगल्स होते हैं, मुगल्स का जब एंड चल रहा होता है मुगल साम्राज्य का, तब भारत में यूरोपियंस की एंट्री होती है। और यूरोपियंस की जो भारत में एंट्री होती है उनका क्रम क्या था, मतलब सबसे पहले यूरोपियंस में कौन पहले आया? तो मुगल शासक में लास्ट मुगल कौन था उस वक्त? औरंगजेब। जहांगीर के शासन में ही मतलब एंट्री शुरू हो गई थी। सबसे पहले सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, वो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश राजदूत थे, लेकिन पहले एंट्री होती है पोर्टुगीज की। तो सबसे पहले जो क्रम होता है भारत में एंट्री का वो होता है, सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज, फिर आते हैं डचीज, पोर्टुगीज। जो भारत में एंट्री करने के समुद्री जो रास्ते होते हैं, सबसे पहले जो उनकी जो खोज करते हैं वो पोर्टुगीज करते हैं। पुर्तगाल से ये लोग आते हैं, और क्योंकि पुर्तगाल भारत का जो साउथ का जो पार्ट है उसमें पानी के रास्ते से अगर कोई आएगा यूरोप से, तो गोवा, पांडिचेरी, ये वाले रास्ते थे। तो इन्हीं रास्तों से उनकी भारत में एंट्री हुई थी, समुद्री मार्गों की इन्होंने खोज की थी। तो सबसे पहले पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा, पुर्तगाली था, जिसको ये कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज तो नहीं की, भारत तो पहले से ही था, इतिहास में जैसा लिखा है तो हम ऐसे ही उसको रटते आ रहे हैं। मतलब भारत तो पहले से ही था, समुद्री रास्ते से जैसे तैसे जहाज के थ्रू, नाव के थ्रू, लटक लटका कर जैसे भी करके वो मतलब भारत पहुंचा था। 1498 में 1498 में वास्को डी गामा एंटर्ड इन इंडिया बाय सी रूट्स। फिर जब वो भारत आता है तो वो देखता है कि मतलब भारत में तो बहुत सारी चीजें हैं। भारत में गोवा, पांडिचेरी का जो एरिया था, जो लास्ट इंडिया के मैप अगर हम देखेंगे, वहां पर स्पाइसेस का बहुत ज्यादा खेती होती है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मसालों का बिजनेस। तो उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे मसाले हैं, और मतलब इंडिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको यहाँ से ले जा सकते हैं, हम अपनी कंट्री में बेच सकते हैं। तो वो फिर जब अपनी कंट्री वापस जाता है, वो अपने एक थैला उसके साथ में रहता है। आपने कभी वास्को डी गामा का फोटो देखा होगा, तो उसमें इसकी साइड में एक थैला लटका रहता है, उसमें वो कुछ स्पाइसेस उस थैले में रख करके अपने देश ले जाता है। और फिर जब उन मसालों को वो अपने देश में जाकर बेचता है, उसके थैले में कितने मसाले आए होंगे? थोड़े बहुत ही आए होंगे। उसका जो आने में जो खर्च हुआ था अपने देश से इंडिया, उसके 60 गुना ज्यादा पैसों के वे मसाले बिकते हैं। फिर उसके माइंड में बात आती है उनके जो पुर्तगाली थे कि ये मसालों का बिजनेस किया जा सकता है भारत से, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है। अगर आपको किसी कंट्री को डिफीट करना है, किसी भी कंट्री को डिफीट करना है, किसी स्टेट को डिफीट करना है, इवन किसी व्यक्ति को भी डिफीट करना है, तो सबसे पहले हमें वहाँ की इकोनॉमी पर कब्जा करना होता है। इकोनॉमिक पावर अगर बढ़ती है तो कंट्री अपने आप ही डिफीट हो जाता है। चाइना क्या कर रहा है? वो उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ा रहा है, वो अपनी इकोनॉमिक वे से वो डिफीट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज में बेच रहा है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की आती है तो वो उसको 50 रुपीज़ में सेल करते हैं बना करके। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हमें इंडिया पर अपनी कंपनी यहाँ लगानी है, एस्टेब्लिश करनी है, तो हमें इंडिया की इकोनॉमी पर कब्जा करना होगा। और तब तो उनका कब्जा करना मोटिव नहीं था, उनका मोटिव था सिर्फ इंडिया से सामान ले जाओ, अपने देश में बनाओ, पैकिंग करो और बेचो। और स्पाइसेस से अलग और भी बहुत सारी चीज़ें थी इंडिया में। इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नेचुरल चीज़ों की। इंडिया में हर खेती बाड़ी, हर चीज़ की भरमार थी। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, एजुकेशन की, जिसका यूरोपियंस ने फायदा उठाया। इंडिया में एजुकेशन नहीं थी, चीज़ें सारी थी। इंडियंस के माइंड में ये बात ही नहीं थी कि जो ये मसाले हो रहे हैं इनका बिजनेस भी किया जा सकता है बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर, इनको वर्ल्ड में भी बेचा जा सकता है। तो जो पोर्टुगीज हैं वो आते हैं, फिर और पोर्टुगीज आते हैं, और फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे वो पुर्तगाल से आते हैं एज ए वायसराय, पोर्टुगीज वायसराय बनकर वो आते हैं
इंडिया में, और वो कालीकट के नज़दीक, जहाँ पहली बार वास्को डी गामा पहुंचा था, कालीकट के बंदरगाह पर, और राजा जो जमोरिन थे वहाँ पर उन्होंने उसका वेलकम किया था। तो फिर वो वहाँ आते हैं, वहीं के गवर्नर बनकर वो आते हैं, और फिर वे अपनी वहाँ पर एक फोर्ट लगाते हैं, एक कारखाना लगाते हैं, एक फैक्ट्री टाइप। फिर उसके बाद वो अपना वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है, और जो यूरोपियन कंट्रीज थे जैसे डेनिश, फ्रांसीसी, डचीज, ब्रिटिश, इनकी भी नज़र इंडिया पर थी कि सबका सपना था इंडिया जाओ एक बार, इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन को छोड़कर इंडिया से सामान लाओ, अपने यहाँ बनाओ और बेचो। कॉटन भी है, टी भी है, स्पाइसेस भी हैं, इंडिया में सॉल्ट भी है। फिर उनकी भी एंट्री होती रहती है। फिर इनकी डचीज के साथ फाइट होती है। फिर ऐसे ही प्रोसीजर चलता जाता है और ये लोग आते जाते हैं। फिर डचीज अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, फिर फ्रांसीसीज अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, और सबसे लंबे पीरियड तक अगर इंडिया में जो रहे वो ब्रिटिशर्स रहे। सबसे जो लॉन्ग पीरियड भारत में जिन्होंने अपना बिल्कुल रुतबा जमा लिया था वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है लास्ट में, आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ओवरऑल बता रही हूँ। ब्रिटिशर्स भी अपने यहाँ पर सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सभी की कंपनीज का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता था, सिर्फ स्टार्टिंग का नेम अलग होता था। पोर्ट्यूज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ये अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाते हैं सूरत में। और क्योंकि भारत में कॉटन भी होती थी बहुत ज़्यादा, कपास, तो ये कॉटन ले जाते हैं यहाँ से अपने कंट्रीज में, वहाँ उसको फैक्ट्रीज में कपड़ा बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में उसको सेल करते हैं। फिर क्या करते हैं ये ब्रिटिशर्स, जो किसान थे उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि टैक्स बहुत लेते थे, टैक्स के रूप में करेंसी तो थी नहीं, क्या देते थे किसान इनको, अनाज। किसी के खेत में 10 बोरे अनाज हुआ है, 10 में से 8 बोरे हमारा, 2 बोरे तुम्हारा। टैक्स भी ऐसा बिल्कुल अंधाधुंध वाला। तो उसी 2 बोरे में उसको अपना खर्चा भी चलाना है, शादी भी करनी है, बच्चों की खाना पीना भी है, और यहाँ तक कि वो बेचारे भूखे मरते थे और वो टैक्स के रूप में सारा सामान ढुककर वो अपने देश ले जाते थे पानी के रास्तों के थ्रू। जिस दिन सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने किसी के साथ फाइट नहीं की, उनका माइंड पूरा बिजनेस में था। उन्होंने जो जहांगीर उस समय राजा थे, मुगल काल के जो शासक थे, जहांगीर से के दरबार में आए, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे दोस्ती की, उनके सामने प्रस्ताव रखा, एक अपना कैंडिडेट उनके दरबार में रहने के लिए छोड़ दिया, उनसे एक जगह ले ली अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा इंडियंस जो हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है बिजनेस के बारे में, अपने देश के बारे में। फिर वो यहीं कब्जा जमा कर बैठ गए कि ये तो यहाँ पर तो सामाजिक बुराइयां हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं है। उन्होंने इन चीज़ों का फायदा उठाया और वो सामान यहाँ से ढोते रहे, ले जाते रहे अपने देश। फिर जब 150 साल अगर कोई देश या किसी देश के व्यक्ति अगर किसी दूसरे कंट्री में रहेंगे तो उनको खुद को भी तो एजुकेशन चाहिए ना, उनके खुद के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। तो उन्होंने किया तो अपनी फैसिलिटी के लिए था। उन्होंने क्या किया, भारत में स्कूल कॉलेजेस भी खोले और फिर ऐसे ऐसे रूल बनाए कि उसमें इंडियंस एजुकेशन नहीं लेंगे, और अगर इंडियंस पढ़ेंगे तो केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ना होगा। फिर इंडियंस ने उनका विरोध किया कि क्यों भाई, हमारी मातृभाषा भी पढ़ाओ। फिर धीरे धीरे ऐसे क्रांतियां होती गई और लड़ाइयां लड़ी गई। फिर उन्होंने सबको अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, इंडियंस भी मतलब पढ़ सकते हैं अपनी मातृभाषा। फिर हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन में जो लॉर्ड रिपन होते हैं वो लाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो ये बोलते हैं कि सभी भारतवासी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ऑल्टरनेट होना चाहिए सब्जेक्ट्स का। उनकी मर्जी है वो कौन सा सब्जेक्ट चुनते हैं और कौन सा सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करते हैं। सभी को सभी सब्जेक्ट पढ़ने का अधिकार है और वो पढ़े। और वुमेन्स की एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट करने के लिए बोला। और उन्होंने बोला कि शिक्षा जाति धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट भी सबको मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। फिर ऐसे मतलब ये होता है। तो जब ये ब्रिटिशर्स आते हैं, ये जब भारत में राज्यों का गठन तो हुआ नहीं था, तो ये बंगाल में ज़्यादा आते हैं। बंगाल क्योंकि बहुत रिच स्टेट था उस वक्त, बंगाल आसपास में समुद्री रास्ते, समुद्री मार्ग बहुत था। बंगाल के ही गवर्नर बनकर आते थे ये। और हु वाज द गवर्नर ऑफ द बंगाल, दैट वाज द गवर्नर ऑफ द ऑल इंडिया।
जो कोई बंगाल का गवर्नर होता था वो पूरे भारत का गवर्नर माना जाता था। जैसे अब अगर कोई दिल्ली का प्रधानमंत्री है तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उसी तरह से ये बंगाल में गवर्नर आते थे। जितने भी गवर्नर और गवर्नर जनरल आए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, सब बंगाल में आए हैं, क्योंकि बंगाल बहुत रिच था और बंगाल से ही ये पूरे देश को चलाते थे। फिर इन्होंने क्या किया, जब इनके बिजनेस का स्ट्रक्चर बढ़ने लगा इंडिया में ज्यादा से ज्यादा, फिर इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाया अपनी फैसिलिटी के लिए, क्योंकि बंगाल से तो ये इजीली ले जाते थे सामान, लेकिन अगर यूपी से इन्हें ले जाना है, कोई गन्ना ले जाना है या कोई चीनी बनानी है या कुछ भी करना है, सोल्ट ले जाना है, तो इन्होंने फिर रेलवे लाइन बिछाई अपनी फैसिलिटी के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाए इन्होंने। फिर एजुकेशन भी अपनी फैसिलिटी के लिए लाए थे। वो तो इंडियंस ने मतलब कैसे भी करके लड़ा कर इनसे अपना अधिकार मांगा। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने आवाजें उठाई कि हमें भी पढ़ाई, हाँ हमारा भी अधिकार है। इन्होंने सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए इंडियंस को एज कम कर दी थी, परमिशन नहीं थी, इंडियंस सिविल सर्विसेज में नहीं बैठ सकते थे। फिर जैसे तैसे करके वो परमिशन ली। फिर काफ़ी सारे समाज सुधारक आए, उन्होंने इन सब चीज़ों को ख़त्म कराया। फिर होता है बैटल ऑफ द बक्सर। जब ये एंट्री करते हैं बंगाल में, तो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, फिर सिराजुद्दौला के साथ इनका अंग्रेजों का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला के साथ इनका बैटल होता है, क्योंकि सिराजुद्दौला इनको रोकता है भारत में एंट्री करने के लिए, और ये सिराजुद्दौला से लड़ाई करते हैं। फिर ये कैपिटलिज्म या कॉलोनीज, ये अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनी किसको बोलते थे ये? अब तो कॉलोनी का मतलब होता है कोई एक कॉलोनी। जब कॉलोनी का मतलब होता था क्षेत्राधिकार, उसको कॉलोनियल पीरियड भी बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स का पीरियड होता है। यानी कि जिस क्षेत्र पर इनका अधिकार हो जाता था उस क्षेत्र को ये अपनी कॉलोनी बोलते थे, इसीलिए दैट टाइम इज कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड। और ब्रिटिश रूल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए? ब्रिटिश हैड चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम बीइंग द मेयरली ट्रेड्स एंड मास्टर्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वो इंडियन भारतीय उपमहाद्वीप में बिजनेस के मास्टर हो जाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया पर उनका होल्ड हो जाता है। वो किसानों पर टैक्स लगाते हैं, फिर दूसरा गवर्नर आता है, वो अपना माइंड यूज करता है, वो टैक्स थोड़ा कम करता है जिससे कि किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में फसल उगाएं। लॉर्ड लिटन का आपने नाम सुना होगा, जो बंगाल के गवर्नर बनकर आए थे। लॉर्ड लिटन क्या करते हैं, नमक का जो टैक्स लगता था उसको सबको सेम कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो कि जो अंग्रेजी अखबार छपते थे, भारत में जो न्यूज़पेपर छपते थे बंगाली में या हिंदी में, एक दो जो न्यूज़पेपर थे, वो उनसे बोलते हैं कि तुम हिंदी भाषा में या अपनी मातृभाषा में अखबार नहीं छापोगे, केवल इंग्लिश में ही अखबार छपेगा। क्योंकि उस समय उसके टाइम पीरियड में फेमाइन आया था, काल पड़ा था, भूखमरी आ रही थी, लोग भूखे मर रहे थे। और वो दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे दिल्ली में। महारानी विक्टोरिया को उन्होंने वहां बुलाया था और उनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी उन्होंने। जहां लोग भूखे मर रहे थे वहां पर वो आयोजन कर रहे थे, वहां दावतें चल रही थी, तो ये बुराइयां उसकी न्यूज़पेपर में छपने लगी। तो उस चीज को रोकने के लिए उसने अंग्रेजी भाषा बोला कि हिंदी भाषा पर रोक लगाओ और अंग्रेजी भाषा में न्यूज़पेपर छपना चाहिए। तो ये उसने किया था प्रेस में अपनी जबरदस्ती। फिर दूसरे एक और जर्नल आते हैं, वो इस चीज को हटा देते हैं कि नहीं, सब अपनी भाषा में अखबार छाप सकते हैं, इस तरह से। और सिविल सर्विसेज की एज घटाकर कम कर देते हैं, मतलब ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। फिर लास्ट तक जो है इनको जैसे तैसे करके फिर सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, इतने सारे मूवमेंट होते हैं, क्रांतियां होती हैं, आंदोलन होते हैं, लोग मरते हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड आपने सुना होगा, हजारों लाखों की संख्या में लोगों को गोलियां मार दी जाती है, जनरल डायर। तो ये अपनी इस तरह से यहाँ पर पूरा आतंक अपना फैलाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि सच की हमेशा जीत होती है, क्योंकि भारत था तो भारतवासियों का ही। वो गोलियों से लड़ रहे थे, बंदूकों से लड़ रहे थे, टैंक थे उनके पास, पूरी आर्मी लेकर आए थे। उन्होंने रेलवे लाइन भी इसीलिए बिछाई थी और आर्मी उन्होंने पूरे देश में फैला दी थी। कैंट एरिया जो आज भी हमारे देश में है मोस्टली, उनका बिछाया हुआ है। और भारत वालों के पास तो डंडे थे, हथियार, गोली बंदूक भी नहीं थी। तो ये देखो कैसे ये इतनी टेक्नोलॉजी से लड़ते हैं और कैसे उनको हराते हैं और कैसे उनको भगाते हैं यहाँ से, क्योंकि देश तो हमारा ही था। और जो सच है, सच की हमेशा जीत होती है। ये मैंने पूरे मॉडर्न इंडिया का एक ओवरव्यू आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज कराना स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।